मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में सेंचुरी का रोमांच क्या होता है, ये तो हम सब भली-भांति जानते हैं। लेकिन आज मैं आप सबसे क्रिकेट नहीं, बल्कि भारत ने स्पेस में जो शानदार सेंचुरी बनाई है, उसकी बात करने वाला हूं। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल है। हाल के वर्षों की एक बड़ी बात ये भी रही है कि स्पेस साइंटिस्ट की हमारी टीम में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी होती है कि आज स्पेस सेक्टर हमारे युवाओं के लिए बहुत फेवरेट बन गया है। कुछ साल पहले तक किसने सोचा होगा कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों की संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। हमारे जो युवा जीवन में कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है, जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं AI के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने
इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोड़ासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी दिलचस्पी हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है। वे एआई का उपयोग कोलामी के अलावा भी कई और भाषाओं में गीत तैयार करने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके ट्रैक हमारे आदिवासी भाई बहनों को खूब पसंद आ रहे हैं। स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और आजमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। देवी महात्म्य में कहा गया है, विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। अर्थात सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। संविधान सभा में हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करते हुए हंसा मेहता जी ने जो कहा था, मैं उन्हीं की आवाज में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। It is in the fitness of things that this first flag that will fly over this august house should be a gift from the women of India. We have donned the saffron color. We have fought, suffered and sacrificed in the cause of our country's freedom. We have today attained our goals. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. We pledge ourselves for working for a greater cause to maintain the freedom that we have achieved. साथियों, हंसा मेहता जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण से लेकर उसके लिए बलिदान देने वाली देश भर की महिलाओं के योगदान को सामने रखा था। उनका मानना था कि हमारे तिरंगे में केसरिया रंग से भी ये भावना उजागर होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि हमारी नारी शक्ति भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देगी। आज उनकी बातें सच साबित हो रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिलाओं का योगदान कितना व्यापक है। साथियों, इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर
मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों की बात होगी। यदि आप चाहती हैं कि ये अवसर आपको मिले, तो नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से इस प्रयोग का हिस्सा बने और मेरे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाए। तो आइए इस बार महिला दिवस पर हम सब मिलकर अदम्य नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें, सम्मान करें, नमन करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के रोमांच का आनंद उठाया होगा। देश भर के 11,000 से अधिक एथलीट्स ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस बार उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। यही तो पावर ऑफ स्पोर्ट्स है, जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के साथ साथ पूरे राज्य का कायाकल्प कर देती है। इससे जहां भावी पीढ़ियां प्रेरित होती हैं, वहीं कल्चर ऑफ एक्सेलेंस को भी बढ़ावा मिलता है। साथियों, आज देश भर में इन खेलों के कुछ यादगार प्रदर्शनों की खूब चर्चा है। इन खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की भी मैं सराहना करता हूं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस सिरसे या आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी, सबने देश को नई उम्मीदें दी हैं। उत्तर प्रदेश के जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव और हरियाणा की हाई जंपर पूजा और कर्नाटका की स्विमर धिनिधि दे सिंधु ने देशवासियों का दिल जीता। इन्होंने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंका दिया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में टीनेज चैंपियंस, उनका नंबर हैरान करने वाला है। 15 साल के शूटर गेविन एंटनी, यूपी की हैमर थ्रो खिलाड़ी 16 साल की अनुष्का यादव, मध्य प्रदेश के 19 साल के पोल वाल्टर देव कुमार मीणा ने साबित किया कि भारत का स्पोर्टिंग फ्यूचर बेहद प्रतिभावान पीढ़ी के हाथों में है। उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स ने ये भी दिखाया कि कभी हार ना मानने वाले जीतते जरूर है। कंफर्ट के साथ कोई चैंपियन नहीं बनता। मुझे खुशी है हमारे युवा एथलीटों के डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ भारत आज ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, देहरादून में नेशनल गेम्स की ओपनिंग के दौरान
मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया है जिसने देश में एक नई चर्चा की शुरुआत की है। ये विषय है ओबेसिटी, यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले दोगुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। मैं आज मन की बात में इस विषय पर कुछ स्पेशल मैसेज भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। शुरुआत ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी से करते हैं, जिन्होंने खुद सफलतापूर्वक ओबेसिटी पर काबू पाकर दिखाया है। सभी को नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को खुद से भी रिलेट करता हूं, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम में भी मेरा भी काफ़ी मोटापा था, और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफ़ी हेल्थ में मेरे सुधार आया। और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफ़ी हेल्प मिली। और साथ में बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेलने अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज़ होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें, क्योंकि कई बार हम काफ़ी तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे ओबेसिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बस यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ और साथ उठ के हम अपने देश को ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद। नीरज जी, आपका बहुत बहुत आभार। जानी मानी एथलीट निखत जरीन जी ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी है। हाय, मेरा नाम निखत जरीन है और मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है, एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए, बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ, बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया है या मैंने ऑयली चीजें खा ली
तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीज़ों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ और डेली फिजिकल एक्टिविटी करूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। एंड आई थिंक हम जैसे कॉमन लोग जो है जो डेली जॉब पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, एंड आई थिंक हर किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बीमारियों जैसे हार्ट अटैक है और कैंसर जैसे बीमारियों से हम दूर रहे और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। निखत जी ने वाकई कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर देवी शेट्टी जी का क्या कहना है। आप सभी जानते हैं वे एक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर हैं जो इस विषय पर निरंतर काम कर रहे हैं। I would like to thank our Honorable Prime Minister for creating an awareness about obesity in his most popular Mann Ki Baat program. Obesity today is not a cosmetic problem. It is a very serious medical problem. Majority of the youngsters in India today are obese. The main cause of obesity today is poor quality of food intake, especially excess intake of carbohydrates, that is rice, chapati and sugar, and of course large consumption of oil. Obesity leads to major medical problems like heart disease, high blood pressure, fatty liver and many other complications. So my advice to all the youngsters, start exercising, control your diet and be very, very active and watch your weight. Once again, I would like to wish all of you very, very happy, healthy future. Good luck and God bless. साथियों, खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल हार्ट डिसीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। इसलिए हमें बिना देर किए इस दिशा में प्रयास बढ़ाने होंगे। इसे अपने जीवन में उतारना होगा। हम सब मिलकर इसे खेल खेल में बहुत प्रभावी रूप से कर सकते हैं। जैसे मैं आज मन की बात के इस एपिसोड के बाद 10 लोगों को आग्रह करूंगा, चैलेंज करूंगा कि क्या वो अपने खाने में ऑयल को 10% कम कर सकते हैं, और साथ ही उनसे ये आग्रह भी करूंगा कि वो आगे नए 10 लोगों को ऐसा ही चैलेंज दे। मुझे विश्वास है इससे ओबेसिटी से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि एशियाटिक लायन, अंगूल, पिग्मी हॉग्स और लायन टेल मैकाक, इसमें क्या समानता है? इसका जवाब है कि ये सब दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, केवल हमारे देश में ही पाए जाते हैं। वाकई हमारे यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम है, और ये वन्य जीव हमारे इतिहास और संस्कृति में रचे बसे हुए हैं। कई जीव जंतु हमारे देवी देवताओं की सवारी के तौर पर भी देखे जाते हैं। मध्य भारत में कई जनजातियां बागेश्वर की पूजा करती हैं। महाराष्ट्र में वाघोबा के पूजन की परंपरा रही है। भगवान अयप्पा का भी बाघ से बहुत गहरा नाता है। सुंदरवन में
बोन बीबी की पूजा अर्चना होती है, जिनकी सवारी बाग है। हमारे यहाँ कर्नाटका के हुली वेशा, तमिलनाडु के पुली और केरला के पुलिकली जैसे कई कल्चरल डांसेस हैं जो नेचर और वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों का भी बहुत आभार करूंगा, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। कर्नाटका के बीआरटी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। इसका बहुत क्रेडिट सोलिगा ट्राइब्स को जाता है, जो बाघ की पूजा करते हैं। इनके कारण इस क्षेत्र में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना के बराबर होता है। गुजरात में भी लोगों ने गीर में एशियाटिक लायंस की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि प्रकृति के साथ कोएग्जिस्टेंस आखिर क्या होता है। साथियों, इन प्रयासों के कारण ही पिछले कई वर्षों में बाघ, तेंदुए, एशियाटिक लायंस, राइनो और बारहसिंगा की आबादी तेजी से बढ़ी है और भारत में वन्य जीवों की डाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत है, ये भी गौर करने लायक है। एशियाटिक लायंस देश के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, जबकि टाइगर का क्षेत्र है पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत। वहीं राइनो पूर्वोत्तर में मिलते हैं। भारत का हर हिस्सा न केवल प्रकृति के लिए संवेदनशील है, बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुझे अनुराधा राव जी के बारे में बताया गया है, जिनकी कई पीढ़ियों का नाता अंडमान निकोबार आइलैंड से रहा है। अनुराधा जी ने कम उम्र में ही एनिमल वेलफेयर के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। 3 दशकों से उन्होंने हिरण और मोर की रक्षा को अपना मिशन बनाया। यहाँ के लोग तो उन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाते हैं। अगले महीने की शुरुआत में हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे। मेरा आग्रह है कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े लोगों का हौसला जरूर बढ़ाएं। यह मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। इस क्षेत्र में अब कई स्टार्टअप्स भी उभरकर सामने आए हैं। साथियों, यह बोर्ड एग्जाम का सीजन है। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा में हम अपने एग्जाम वॉरियर से परीक्षाओं से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। मुझे खुशी है कि अब ये कार्यक्रम एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। इसमें नए नए एक्सपर्ट्स भी जुड़ते चले जा रहे हैं। इस साल हमने एक नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा करने का प्रयास किया। एक्सपर्ट्स के साथ 8 अलग अलग एपिसोड भी शामिल किए गए। हमने ओवरऑल एग्जाम से लेकर हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ के साथ खान पान जैसे विषयों को भी कवर किया। वहीं पिछले टॉपर्स ने भी अपने विचार और अनुभव सभी के साथ शेयर किए। बहुत से युवाओं, उनके पेरेंट्स और टीचर्स ने इस बारे में मुझे पत्र लिखे हैं। उन्होंने बताया है कि ये फॉर्मेट उन्हें बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें हर विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इंस्टाग्राम पर भी हमारे युवा साथियों ने
इन एपिसोड को बड़ी संख्या में देखा है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली की सुंदर नर्सरी में किया जाना यह भी बहुत पसंद आया। हमारे जो युवा साथी परीक्षा पे चर्चा के इन एपिसोड को अब तक नहीं देख पाए हैं, वे इन्हें जरूर देखें। ये सारे एपिसोड नमो ऐप पर रखे हुए हैं। एक बार फिर अपने एग्जाम वॉरियर्स को मेरा यही मैसेज है, बी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। मेरे प्रिय साथियों, मन की इस बात में इस बार मेरे साथ इतना ही। अगले महीने फिर नए विषयों के साथ हम मिलकर मन की बात करेंगे। आप मुझे अपने पत्र, अपने संदेश भेजते रहिए। स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।